हाय स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम रूबी लेसर के बारे में पढ़ेंगे। तो रूबी क्रिस्टल का प्रयोग सर्वप्रथम टी.एच. माइमन नामक वैज्ञानिक ने किया था। रूबी एल्युमिनियम डाइऑक्साइड Al2O3 का क्रिस्टल होता है जिसमें 0.05% क्रोमियम ऑक्साइड यानी कि Cr2O3 अपद्रव्य के रूप में मिला होता है। इस प्रकार रूबी के क्रिस्टल लैटिस में एल्युमिनियम के कुछ परमाणुओं का स्थान क्रोमियम के आयन Cr ट्रिपल पॉजिटिव ले लेते हैं जो उसे गुलाबी रंग प्रदान करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसके बोलते हैं रूबी लेसर बोलते हैं। प्रयुक्त रूबी छड़ एक 5 सेमी लंबी तथा 1 सेमी व्यास की गुलाबी रंग की छड़ होती है। इसके सिरे प्रकाशता समतल, ऑप्टिकली फ्लैट, पूर्णतः समांतर तथा चांदी की कलाई सिल्वर पॉलिश्ड किए हुए होते हैं। इस छड़ का एक सिरा पूर्ण परावर्तक यानी 100% तथा दूसरा आंशिक परावर्तक 8% होता है। ये कांच की नली के अंदर रखी रहती है जिस पर एक कुंडलित दीप्ति विसर्जन नलिका इनकी फ्लैश डिस्चार्ज ट्यूब लिपटी रहती है। इस नली में जिनॉन गैस भरी रहती है। आप चित्र में देख सकते हैं, ये रूबी लेसर का चित्र है। इसमें पूर्ण परावर्तक लगा होता है, ये आंशिक परावर्तक होता है यहाँ पर। ठीक है, इसमें शीतलक भरा होता है, शीतलक और दीप्त विसर्जन नलिका है, ये शक्ति स्रोत है और ये लेजर पुंज प्राप्त होता है। तो प्रचालन ऑपरेशन क्या होता है? क्रोमियम के आयन में मूल अवस्था E1 के ऊपर दो मुख्य ऊर्जा अवस्थाएं E2 व E3 होती हैं। E2 के कुछ नीचे एक मित स्थायी अवस्था मेटास्टेबल स्टेट M होती है जिसका जीवन काल 10⁻³ सेकेंड होता है, जो कि उच्च ऊर्जा अवस्था के जीवन काल 10⁻8 सेकेंड का 5 गुना होता है। यहाँ परमाणु उत्तेजित अवस्था में काफ़ी समय तक रुक जाते हैं। जब प्रकाश की एक फ्लैश रूबी छड़ पर गिरती है तो हरे व पीले प्रकाश को क्रोमियम के आयन अवशोषित कर लेते हैं तथा उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा अवस्था E2 व E3 में आ जाते हैं। संक्रमण 1 व 2। उत्तेजित आयन क्रिस्टल को कुछ ऊर्जा देकर मित स्थायी अवस्था में उतर आते हैं। संक्रमण 3 व 4 आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, E2 व E3 में आ जाते हैं। देखिए, जब हम इसमें क्या करते हैं, जब इनको उत्तेजित करते हैं तो E1 से डायरेक्ट E3 में भी पहुंच जाता है, दूसरा वाला E2 में पहुंच जाता है, फिर ये तुरंत 2 में आ जाते हैं, 2 वाला 4 में आ जाता है और फिर मूल अवस्था में आ जाते हैं। तो जब कोई उत्तेजित आयन स्वतः उत्सर्जन द्वारा मित स्थायी अवस्था यानी कि M मेटास्टेबल M से मूल अवस्था E1 में आता है तो वह ऊर्जा स्तर के अंतर के तुल्य 6943 एंगस्ट्रॉम का लाल प्रकाश के फोटोन का उत्सर्जन करता है। संक्रमण 5 ये फोटोन रूबी छड़ के समांतर गतिमान होकर छड़ के सिरों से बार बार परावर्तित होता रहता है। इसी दौरान ये किसी अन्य उत्तेजित आयन से टकराकर उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा अपने ही समान दूसरा फोटोन उत्पन्न कर देता है। संक्रमण 6 है ये फोटोन भी पहले फोटोन से कला संबंध होने के कारण रूबी छड़ के अक्ष के समांतर गतिमान होकर इसके सिरों से बार बार परावर्तित होता रहता है। यही प्रक्रिया आगे दोहराई जाती है। इस प्रकार छड़ की अक्ष के समांतर गतिमान होकर इसके सिरों में से बार बार परावर्तित होता रहता है। यही प्रक्रिया आगे दोहराई जाती है। इस प्रकार छड़ की अक्ष के समांतर एक लाल फोटोन पुंज स्थापित हो जाता है। जब इस पुंज की तीव्रता अत्यधिक हो जाती है तो इसका एक अंश रूबी छड़ के अंश परावर्तक सिरे से परावर्तित होकर बाहर निकल जाता है। यही किरण पुंज लेजर पुंज है। रूबी लेजर में जनसंख्या व्युत्क्रमण 3 स्तरों से प्राप्त होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट गैस लेसर। ये आपका हीलियम नियॉन लेसर होता है। सर्वप्रथम सन 1961 में ए जीवान W. बेनेट तथा T. हैरियट ने गैस लेसर प्राप्त किया था। गैस लेसर उत्पादन प्रक्रिया में परमाणु के उच्च एवं मूल ऊर्जा स्तरों के बीच 2 मित स्थायी ऊर्जा स्तर प्राप्त होता है। रूबी लेसर से प्राप्त होने वाली लेसर किरण तीव्र होने के बावजूद भी प्लस में होने के कारण
सतत नहीं होती। सतत लेसर हेतु हीलियम नियॉन लेसर प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। हीलियम नियॉन लेसर। हीलियम नियॉन लेसर गैस लेसर का एक उदाहरण है। इस हेतु एक कांच की नली में पारे के 1 मिमी दाब पर हीलियम एवं एनी गैसों का 7:1 मिश्रण भरा जाता है। तो इसमें 7:1 का मिश्रण होता है हीलियम और नियॉन का, जो दोनों कैसी गैसें हैं? इनर्ट गैसें हैं। उच्च आवर्ती जनरेटर लगा होता है, क्वार्ट्ज भरा होता है यहाँ पर, और पूर्ण परावर्तक लगा होता है। इधर लेजर किरणें निकलती, आंशिक परावर्तक। तो प्रचालन ऑपरेशन: जैसे ही क्वार्ट्ज ट्यूब में भरी हीलियम नियॉन गैस के मिश्रण में उच्च आवर्ती जनरेटर से अल्प समय के लिए विद्युत ऊर्जा की प्लस भेजी जाती है, तो इलेक्ट्रोडों द्वारा क्वार्ट्ज ट्यूब में इलेक्ट्रॉन का विसर्जन होता है। फलस्वरूप विसर्जन से प्राप्त इलेक्ट्रॉन हीलियम तथा नियॉन के परमाणु से टकराते हैं तथा उन्हें उनकी मूल अवस्थाओं ग्राउंड स्टेट से क्रमशः 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली मित स्थायी अवस्था तक पंपित कर देते हैं। हीलियम नियॉन लेसर के ऊर्जा स्तर चित्र 7.11 ए व बी में दर्शाए गए हैं। तो ये एनर्जी लेवल दिखाए गए हैं। जब उत्तेजित हीलियम परमाणु अपनी मित स्थायी अवस्था 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से स्वतः उत्सर्जन द्वारा एक निजी उत्तेजित अवस्था 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, तो 16328 एंगस्ट्रॉम का फोटोन उत्सर्जित करता है। ये फोटोन हीलियम नियॉन गैस मिश्रण में गति करता है जब तक कि किसी उत्तेजित नियॉन परमाणु को उद्दीपित नहीं कर देता। इस प्रकार ये फोटोन नियॉन परमाणु से 6328 एंगस्ट्रॉम का फोटोन उत्सर्जित करता है, जो उद्दीपित फोटोन से कला संबंध होता है। उत्सर्जन करता संक्रमण 5। ये फोटोन रूबी छड़ के समांतर गतिमान होकर छड़ के सिरों से बाहर परावर्तित होता रहता है। इसी दौरान ये किसी अन्य उत्तेजित आयन से टकराकर उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा अपने ही समान दूसरा फोटोन उत्पन्न कर देता है। संक्रमण 6। यही फोटोन भी पहले फोटोन से कला संबंध होने के कारण रूबी छड़ के अक्ष के समांतर गतिमान होकर इसके सिरों से बार बार परावर्तित होता रहता है। यही प्रक्रिया आगे दोहराई जाती है। इस प्रकार छड़ की अक्ष के समांतर गतिमान होकर इसके सिरों से बार बार परावर्तित होता रहता है। यही प्रक्रिया आगे दोहराई जाती है। इस प्रकार छड़ की अक्ष के समांतर एक लाल फोटोन पुंज स्थापित हो जाता है। जब इस पुंज की तीव्रता अत्यधिक हो जाती है, तो इसका एक अंश रूबी छड़ के अंश परावर्तक सिरे से ये तो दोबारा से वही स्टार्ट हो गया, वहाँ थोड़ी सी गलती हो गई थी। यहाँ पर देखिए क्या होता है उसके बाद। ऊर्जा स्तर 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य ये उद्दीपित संक्रमण लेसर संक्रमण है। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और क्वार्ट्ज ट्यूब में एक कला संबंध किरणपुंज प्राप्त होता है, जो कि काफ़ी तीव्र होता है। इस तीव्र किरणपुंज का एक भाग ट्यूब के दाएं सिरे पर लगे आंशिक परावर्तक से बाहर निकल जाता है। नियॉन परमाणु 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा स्तर से स्वतः उत्सर्जन द्वारा निम्न मित स्थायी अवस्था में उतरकर ट्यूब की दीवारों से टकराता हुआ अंततः मूल अवस्था में पहुंच जाता है। ये विकिरण रहित संक्रमण होता है। तो ये कुछ लेसर के टाइप्स हैं: अर्धचालक लेसर, सेमीकंडक्टर लेसर, अर्धचालक लेसर युक्ति, सेमीकंडक्टर लेसर सिस्टम। अर्धचालक लेसर क्या है, देखिए समझ लीजिए। अर्धचालक एवं अन्य सॉलिड स्टेट लेसरों में मुख्य अंतर कार्यकारी पदार्थ की मात्रा का है। अर्धचालक लेसर में समस्त पदार्थ एक्टिव हो जाता है, जबकि अन्य में कार्यकारी पदार्थ का लगभग 1% ही एक्टिव होता है। अर्धचालक लेसर उत्पादन के लिए निम्न 2 शर्तों की पूर्ति होना आवश्यक होता है। एक, अर्धचालक पदार्थ ऐसा होना चाहिए जिसमें चालन तथा संयोजन गैप में विकिरण संक्रमण की प्रायिकता उच्च हो तथा ये परमाणुओं में ऊर्जा के विकिरण विहीन संक्रमण से अधिक हो। लेसर संक्रमण के समय पॉपुलेशन में हुई वृद्धि बनी रहे। और ये रही अर्धचालक लेसर युक्ति।
चलिए अब बात करते हैं अर्धचालक लेसर युक्ति की। सन 1961 में प्रथम अर्धचालक लेसर गैलियम आर्सेनिक की डिफ्यूज्ड पीएन होमोजंक्शन के रूप में प्रयुक्त कर बनाया गया पीएन संधि बनाने के लिए किसी स्वीकार पदार्थ उदाहरणतः एल्यूमिनियम को एन टाइप गैलियम आर्सेनिक की परतों में डिफ्यूज कर इसे वेफर्स की छोटी छोटी चिप्स में इस प्रकार काटा जाता है कि वे चिप्स प्रकाशीय रूप से फ्लैट हों तथा उनके तल परस्पर समांतर एवं संधि के लंबवत हों। चित्र 7.12 सतह की परावर्तकता बढ़ाने के लिए उन पर कोटिंग भी की जाती है। पीएन डायोड की शेष सतहों को खुरदरा बनाया जाता है जिससे लेसर बीम लीक ना कर सके। जनसंख्या व्युत्क्रमण हेतु अर्धचालक लेसर में ऑप्टिकल पंपिंग, इलेक्ट्रॉन बीम पंपिंग तथा एवलांचे ब्रेकडाउन पंपिंग विधियों का उपयोग किया जाता है। तो प्रचालन ऑपरेशन क्या होता है? अर्धचालक में संयोजी बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन द्वारा अधिकृत ऊर्जा स्तर तथा रिक्त चालन बैंड कंडक्शन के बीच लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि का अल्प ऊर्जा अंतराल ईजी होता है। चित्र 7.13 परंतु सामान्यतः पर कुछ संयोजी इलेक्ट्रॉन ईजी से अधिक ऊष्मीय ऊर्जा अर्जित करके चालन बैंड में चले जाते हैं जिससे संयोजी बैंड में कोटर बन जाते हैं। तो वही आपको आप यहाँ पर चित्र 7.13 में देख सकते हैं आप, ये बैलेंस रिडक्शन हो जाएगा। संयोजी बैंड ये रहा, ठीक है। संयोजी बैंड से क्या होता है? चालन बैंड में, और इनका इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईजी कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यदि एक प्रकाश फोटोन जिसकी ऊर्जा ईजी से अधिक है इलेक्ट्रॉन से पारस्परिक क्रिया करता है तो निम्न दो में किसी एक प्रक्रम के होने की संभावना होती है। यानी कि संयोजी बैंड का एक इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को अवशोषित कर ले और उत्तेजित होकर चालन बैंड में पहुंच जाए तथा संयोजी बैंड में एक कोटर बन जाए। दूसरा, फोटोन चालन बैंड में पहले से ही उत्सर्जित किसी इलेक्ट्रॉन की उद्दीपित करे और संयोजी बैंड में गिरकर एक नए फोटोन को उत्सर्जित करे जो उद्दीपक फोटोन से कला संबद्ध हो। चित्र 7.13 सी। इन दोनों प्रक्रमों में से किस प्रक्रम की प्रायिकता अधिक है ये इस बात पर निर्भर करता है कि अधिकांश इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में हैं या चालन बैंड में। उसमें संतुलन में उच्च ऊर्जा अवस्थाओं चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या निम्न ऊर्जा अवस्थाओं संयोजी बैंड की तुलना में बहुत कम होती है, अतः अवशोषण की अपेक्षा उद्दीपित उत्सर्जन बहुत कम होता है। परंतु यदि पंपिंग विधि से उच्च ऊर्जा अवस्था में बहुत बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन प्राप्त कराए जा सकें तो उद्दीपित उत्सर्जन बढ़ सकता है। ये जनसंख्या व्युत्क्रमण कहलाता है। जनसंख्या व्युत्क्रमण की स्थिति एक बार प्राप्त कर लेने पर बार बार उद्दीपित उत्सर्जन के कारण फोटोन की संख्या तेजी से बढ़ती है तथा अर्धचालक से प्रकाश का एक तीव्र कला संबद्ध किरणपुंज प्राप्त होता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।